अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई करने को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले 1829 ने डॉबरिनर ट्रायड्स दिए थे। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई किया था कि वो 3 एलिमेंट्स जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनके ग्रुप्स बना लिए और उन ग्रुप को नाम दिया ट्रायड्स, डॉबरिनर ट्रायड्स। अब ये जो 3 एलिमेंट्स थी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनके अबाउट ये बताया कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड के मास का अर्थमेटिक मीन होगा। अब देखने के लिथियम का मास 7 है, पोटाशियम का 39 है। इनका सम लेकर इनका मीन ले लिया यानी 2 से डिवाइड कर दिया, 23 आंसर आया। दैट इज़ द मास ऑफ सोडियम। जो भी 3 एलिमेंट्स ऐसे जिनका मिडिल एलिमेंट अर्थमेटिक मीन दे रहा था बाकी के 2 एलिमेंट्स के, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी थी। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। ये तीनों ग्रुप्स जो थे वो ट्रायड्स कहला रहे थे। उसके बाद 1864 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था। क्योंकि इस लॉ ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं ली थी, काफ़ी सारे ग्रुप्स तो बन गए लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनके बाद वो ट्रायड्स में नहीं आ पा रहे थे। तो बाद में ऑक्टेव लॉ आया था 1864 में। न्यूलैंड ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। जैसे पहले लिथियम को, फिर बेरिलियम को, और बताया कि जो हर 8वां एलिमेंट होगा, दिस इज 7th वन एंड दिस वन 8th वन, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की सिमिलरिटी रखता होगा, केमिकली एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम बेरिलियम के सिमिलर था और एल्यूमिनियम बोरॉन के सिमिलर प्रॉपर्टीज दे रहा था। लेकिन ये तब तक लॉ वैलिड रहा जब तक नोबेल गैसेस दरियाफ्त नहीं हुई थी। जैसे ही नोबेल गैसेस डिस्कवर हो गई तो अब तो 8th ग्रुप के बाद 7 ग्रुप के बाद जो 8th ग्रुप बन गया यानी नोबेल गैसेस आ गई। अब नोबेल गैसेस तो 8वां एलिमेंट बन रहा था और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से नहीं मिल रही थी। तो नोबेल गैसेस इंक्लूड ना होने की वजह से भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो गलत साबित हुआ। अब बाद में लूथर मेयर क्लासिफिकेशन आई। लूथर मेयर ने 56 एलिमेंट्स को प्लेस किया था इन द ग्रुप ऑफ फ्रॉम 1 to 8। इन्होंने एक ग्राफिकल फॉर्म में दिया था कि वाई एक्सिस पर रखा था एटॉमिक वॉल्यूम को और एक्स एक्सिस पर रखा था एटॉमिक वेट को। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जो थे, ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर एलिमेंट्स आ गए। तो जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो पोजीशन भी सेम ले रहे थे। जैसे बॉटम पर एल्कली मेटल्स आ जाना, हैलोजेंस का पीक्स ले लेना, यानी जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहे थे वो सिमिलर पोजीशन ले रहे थे इस ग्राफ के अंदर। इस हिसाब से उन्होंने 1 से 8 तक ग्रुप बना लिया। लेकिन ये भी कोई लॉजिकल बेस नहीं हुई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। बाद में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया 1869 में। इसने जो लॉ दिया था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त के लिए वैलिड रहा। दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा हम एलिमेंट्स को रख लें तो उनके पीरियोडिक जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली बिहेव करती हैं। फिर मेंडलीव ने इसी लॉ के बुनियाद पर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिनको पीरियड्स कहते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप्स कहते हैं। लेकिन मेंडलीव ने भी कुछ मिस्टेक्स की थी अपनी पीरियोडिक टेबल में। जैसे आर्गन 39.9 वेट है इसका और पोटाशियम का 39, यानी पहले पोटाशियम को रखना था क्योंकि इसका वेट कम है, बाद में आर्गन को रखना था, लेकिन इसने उल्टा कर दिया। इस वजह से ये ला भी वैलिड मतलब ला तो वैलिड रहा लेकिन ये इसकी डिफेक्ट्स में शामिल हो गया। इसी तरीके से टेलेनियम को आयोडीन से पहले रख दिया, ये भी एक तरह से डिफेक्ट में आ गया। उसके अलावा कुछ और स्पेसिस इन्होंने रख दिए थे जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उस वक्त, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, या एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे और इनके नाम जो थे उनको लेटर नाम दिए गए थे लेकिन उनके स्पेसिस छोड़ दिए थे मेंडलीव ने। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी, स्पेस छोड़ के नाम दे दिया था इका बोरान, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इस तरीके से नाम तो दे दिए थे लेकिन प्रॉपर्टीज़ जो थी बाद में बिल्कुल वही आई जो मेंडलीव ने बताई थी अपनी टेबल में। नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इन लॉज के बाद मोजली ने 1913 में जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था उसके बाद जो पीरियोडिक लॉ था वो और ज़्यादा उसमें चेंजिंग आई और मॉडर्नाइज होकर इस तरीके से आया कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। वो दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। और फिर बाद में इसको और मॉडिफाई करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का भी कंसेप्ट ऐड कर दिया गया। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पूरे 7 पीरियड हैं जिसमें पीरियड 1 जो होता है, देखिए पीरियड जो होता है वो शेल को भी शो कर रहा होता है और उसमें जो शेल की फिलिंग होती है वो उसके लिए कैरेक्टर है उसका। तो फर्स्ट पीरियड जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, इसमें कौन सा शेल फिल होता है, के शेल फिल होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 है, हाइड्रोजन से हीलियम तक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसमें फर्स्ट शेल की फिलिंग हो रही है 1s1 से 1s2 तक। सेकेंड पीरियड में
जिसको हम फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कह रहे हैं, एल शेल की फिलिंग होगी, 8 एलिमेंट्स आएंगे लिथियम से नियॉन तक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सेकंड शेल फिल होगा 2s1 से 2p6 तक, यानी सेकंड शेल की फिलिंग हो रही है। थर्ड पीरियड में थर्ड शेल की फिलिंग होगी, 8 एलिमेंट आएंगे, एम शेल फिल होगा। इस तरीके से आप देख लें। इसमें सिक्स्थ पीरियड जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते हैं 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, उसके बाद 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। आप इसमें देख लें। ये जो सिक्स्थ पीरियड है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं बेरियम, बेरियम के बाद अब ये जो एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, इससे पहले बेरियम का एटम वेट देख लें, एटॉमिक नंबर, दैट इज 56। अब 57 जो है वो यहाँ 57 के बाद 58 जो आ रहा है वो लेंथेनाइड में आ रहा है यहाँ से। तो ये पूरे एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स जो हैं एक्चुअली ये सारे सिक्स्थ पीरियड से रखते हैं ताल्लुक। उसके बाद दोबारा यहाँ से सीरीज स्टार्ट होगी। आप देखेंगे कि इसमें पी ब्लॉक भी आ रहा है, डी ब्लॉक भी आ रहा है, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक भी आ रहा है। तो इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और जो 7th पीरियड है, ये यहाँ पर तो पुरानी किताब है इसलिए इनकम्प्लीट है, लेकिन अब आप जो पीरियोडिक टेबल इंटरनेट से देखेंगे तो वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। तो उसमें भी आप देखें कि जो एलिमेंट्स है यहाँ तक इट इज़ 69 के बाद जो 89 के बाद जो 90 एलिमेंट है वो एक्टिनाइड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक्टिनाइड्स देख लें। उसके बाद दोबारा यहाँ पर डी ब्लॉक की फिलिंग और पी ब्लॉक की फिलिंग, यानी इस तरीके से ये इनकम्प्लीट पीरियड पहले कहलाता है लेकिन अब कंप्लीट पीरियड कहलाता है, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड में ही शामिल है। 32 एलिमेंट्स इसमें टोटल आ जाते हैं। तो इस टेबल से आप लोग ये याद कर लें। अब अगर ग्रुप्स पर आएँ तो ग्रुप जो है उनको डिवाइड किया गया है ए एंड बी ग्रुप्स में। ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, दिस इज एस ब्लॉक, इसमें एस ब्लॉक में सिर्फ एस ऑर्बिटल की ही फिलिंग हो रही होती है। ठीक, ये जो पी ब्लॉक है इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पी ऑर्बिटल में जाएगा। आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लें, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी में जा रहा होगा, तो ये पी ब्लॉक है। उसके बाद ये जो मिडिल में एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। तो जो एस और पी ब्लॉक है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये ए ग्रुप के एलिमेंट है। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सारे बी ग्रुप में आ रहे होते हैं। आप देख लें यहाँ से फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फिर फोर्थ भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 8 जो ग्रुप्स हैं वो हैं इसके ए ग्रुप के और 8 ही बी ग्रुप के हैं। ठीक, लेकिन टोटल अगर हम कॉलम जो है इनके काउंट कर लें तो 18 कॉलम्स हो जाएंगे इसके। ग्रुप जो है वो 8 हैं लेकिन कॉलम जो है वो पूरे इसके 18 हो जाते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। लेकिन आप याद रखें कि इन चैप्टर्स में समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। तो हर चैप्टर की एटलीस्ट आप 100 या 70+ MCQs तो लाजमी सॉल्व करें, क्योंकि ये क्लियर ही आपका MCQ सॉल्व करने से होगा। ऐसे सिर्फ आपको लेक्चर देखने से चीज़ें याद नहीं हो जाएंगी, ना ही याद करने से होंगी। ये सिर्फ MCQ सॉल्व करने से ही आपको ये चीज़ें जहन में बैठ सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।